किसी ने ठीक ही कहा है कि जाको राके साइयाँ मार सके ना कोई। आज की जो सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का जिला उन्नाव की, और इसी उत्तर प्रदेश जिला उन्नाव में एक थाना लगता है माकी। इसी क्षेत्र का एक गांव है टुनई। टुनई गांव में जब सुबह का सवेरा होता है तो लोग अपने घरों से निकलकर जंगल की ओर जाते हैं। कोई घूमने के लिए जाता है, कोई एक्सरसाइज करने के लिए जाता है, कोई काम करने के लिए जाता है। सुबह के करीबन 5 बजे या 5:30 बजे का वक्त रहा होगा। 4 अक्टूबर 2021 की यह वाक्य। उस वक्त लोग जंगल को जा रहे थे और कुछ जंगल में टहलने के लिए गए थे तो कुछ एक्सरसाइज करने के लिए गए थे। उसी वक्त लोगों को जंगल से एक बच्चे के रोने की आवाज़ आती है तो लोग डर जाते हैं और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं तो आखिर इतनी सवेरा में बच्चा जंगल में क्या कर रहा है। वहाँ पर घना बेआवान जंगल था और जंगल में जब बच्चे की रोने की आवाज़ सुनकर लोगों के कानों में आती है तो लोग सोचते हैं कि इतनी सवेरा जंगल में बच्चा तो नहीं कर सकता, शायद कोई छलावा होगा। लोग इस बात को अनसुना कर देते हैं। लेकिन बच्चे की रोने की आवाज़ करीबन 6 बजे का वक्त हो चुका था जब तक बच्चे की आवाज़ जंगल से आने पे ही थी। जब बच्चे की आवाज़ बार बार जंगल से आ रही थी, गांव के कुछ बुजुर्ग महिलाएं जंगल में बेआवान जंगल में पहुंचती हैं तो वहां का नज़ारा देखकर उनके होश उड़ जाते हैं और वो सोचने पर मजबूर हो जाती हैं तो आखिर ये हुआ तो हुआ क्या। 2 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 10 और 10 के बाद 100, करीबन हज़ारों लोगों की भीड़ वहाँ पर चारों ओर से लग चुकी थी। और जब वे इस बच्चे का नज़ारा देख रहे थे तो वे आश्चर्यचकित हुए और हैरान हो गए। दरअसल जिस जहाँ पर वो बच्चा था उस बच्चे के पास में एक महिला पड़ी हुई थी जिसका सर उसके धड़ से अलग था। महिला खून में लथपथ थी और बच्चा भी खून में लथपथ था। तो एक बेआवान जंगल में जब रात्रि में बच्चा रहता है तो उसके आसपास जंगली जानवर भी आए होंगे, सांप, पंछी, पखेरों, तरह तरह के जीव उसके पास आए होंगे, वहाँ से निकले भी होंगे। लेकिन बच्चे को करीबन 16 घंटे का वक्त हो चुका था। बच्चा सुरक्षित था, ठीक था, अपनी माँ के पास था। दरअसल उस बच्चे की माँ का सिर उसके धड़ से अलग था और वह खून में लथपथ थी। बच्चे को भी मारने की कोशिश की गई थी लेकिन हत्यारा उस काम में सफल ना हो पाया, क्योंकि जिस वक्त वह बच्चे को मारने की कोशिश कर रहा था उस वक्त जंगल से कुछ गडरिए जो बकरी चुकाकर आ रहे थे, उनके जो हत्यारा था उसके कानों में बकरी की आवाज़ पहुंचती है और बकरी की आवाज़ पहुंचने के बाद वह डर जाता है और वह दोनों को छोड़कर भाग जाता है। दरअसल या तो उस बच्चे की आवाज़ बकरी की आवाज़ से बकरी चराने वालों के कानों तक नहीं पहुंची जो उसे आकर बचा सकते थे या उसकी माँ को बचा सकते थे। उसे 16 घंटे जंगल में रहना पड़ा। बेआवान जंगल में आसपास जंगली जानवर भी घूमे होंगे, आसपास कीड़े मकोड़े भी घूमे होंगे। तो जब चारों तरफ भीड़ लग जाती है, हज़ारों से ज़्यादा व्यक्ति वहाँ पर आ जाते हैं। खून से लथपथ महिला को देखकर लोग चौंक जाते हैं। चौंकने के बाद गांव का ग्राम पंचायत का प्रधान पुलिस को यह सूचना देता है। पुलिस मौके पर ही आती है और पुलिस मौके पर आने के बाद पुलिस लाश को कब्जे में लेती है। सबको कब्जे में लेने के बाद पुलिस उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पुलिस ने फ़ौरन से टीम मंगाई, डॉग टीम मंगाई। उसके द्वारा केस की छानबीन करने के बाद पुलिस को कोई सबूत नहीं मिलता। आसपास के लोग हैरान थे, आखिर ये महिला आई तो आई कहाँ से। इस बात को लेकर लोग परेशान थे, हैरान थे कि ये महिला कहाँ से आई है। यह वाक्य बना हुआ था, जब यह वाक्य गांव में बना हुआ था, यह खबर अखबार के माध्यम से, पेपर के माध्यम से या टेलीविज़न के माध्यम से या रेडियो के माध्यम से लोगों तक पहुंचती है, आसपास के ज़िलों में फैल जाती है। फिर भी 2 दिन का वक्त बीत चुका था, उस महिला का कोई पता नहीं चल रहा था। पुलिस पूछताछ में लगी हुई थी। आखिर यह वाक्य आसपास के गांव में भी फैलने लगा। अचानक पुलिस थाने में एक महिला जाती है और महिला जाने के बाद महिला पुलिस इंस्पेक्टर से बताती है कि यह मेरी बहन की लाश है और यह करीबन 3 दिनों से गायब है। दरअसल उस महिला का नाम हरदोई है, जो कि पासी के गांव की रहने वाली है। वह अपनी बहन की लाश को पहचान लेती है। पुलिस उससे पूछताछ करती है। पूछताछ करने के बाद हरदोई का जो गांव है आदमपुर,
पुलिस आदमपुर में 3 अक्टूबर को पहुंच जाती है और 3 अक्टूबर को पहुंचने के बाद वहां पर पूछताछ करती है। तो वहां पर लोग इकट्ठा तो हो जाते हैं, लेकिन जो गायब था केवल हरदोई का पति गायब था। जब हरदोई का पति गायब था तो पुलिस हरदोई से पूछती है कि यहाँ पर सब व्यक्ति हैं, हमें आपके पति से मिलना है। तो हरदोई उन्हें जवाब देती है कि वो तो 2 दिनों से घर पर नहीं आए। पुलिस गौरी शंकर की तलाश में लग जाती है। तलाश में लगने के बाद गौरी शंकर का कुछ पता नहीं चलता। आखिर 5-6 दिन का वक्त बीत चुका था। जब उस वक्त जो महिला की मौत हुई थी, उस वक्त पीएम रिपोर्ट आ चुकी थी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ साफ जाहिर हो चुका था कि इस महिला की हत्या धारदार चीज से काटकर हुई है। अब गौरी शंकर से पूछताछ की जाती है। गौरी शंकर बताता है कि यह मेरी साली है और यह अपने मायके आई हुई थी। फिर हरदोई से दोबारा पूछताछ की जाती है तो हरदोई बताती है दरअसल ये मेरी बहन है और इसका गांव है लखनऊ के माल क्षेत्र में एक गांव लगता है आदमपुर, और ये संतराम की बीवी है जो कि अपने मायके आई हुई थी। जब मायके आई हुई थी तो मायके से वह 12,000 रुपये निकालती है और निकालने के बाद वह अपनी बहन के घर हरदोई के घर आ जाती है। हरदोई के घर आ जाने के बाद वह अपने जीजा गौरी शंकर से कहती है कि जीजा मुझे कुछ ज्वेलरी खरीदनी है, मुझे बाज़ार जाना है और बाज़ार के बाद फिर मुझे सीधे अपने घर आदमपुर जाना है। यह बात गौरी शंकर से और अपनी बहन से बताती है। गौरी शंकर उसको लेकर मार्केट पहुंच जाता है और मार्केट पहुंचने से पहले गौरी शंकर के दिमाग में एक षड्यंत्र आया। षड्यंत्र क्या, उन 12,000 रुपये को देखकर उसके मन में लालच आ गया। जब गौरी शंकर के मन में लालच आ जाता है तो वह उसे एक घने जंगल में ले जाता है और जंगल में ले जाने के बाद एक धार चीज़ से उसकी गर्दन को काट देता है। काट देने के बाद जब गौरी शंकर इस घटना को अंजाम दे रहा था तो उस वक्त कुछ बकरियों की आवाज़ आ जाती है और बकरियों की आवाज़ आ जाने पर वह बच्चों को जिंदा छोड़कर उस सब से दूर भाग जाता है। आखिर बच्चे की जान में तो जान तो उसकी माँ होती है। बच्चा अपनी माँ के लिए बिलख रहा था, रो रहा था। उस नन्ही सी जान ने करीबन 16 घंटे उस बियाबान जंगल में बिताए। लोगों का कहना है कि उस घने जंगल में गुलदार, जंगली सुअर, गीदड़ वगैरह तरह तरह के जानवर जीव रहते हैं, लेकिन कुदरत की मेहर है कि वह बच्चा जीवित था, सुरक्षित था। बच्चे को उसकी नानी के पास छोड़ दिया जाता है और यह खबर जब लखनऊ के माल क्षेत्र गांव आदमपुर में पहुंचती है, पहुंचने के बाद जिसका नाम, जो महिला थी उसका नाम सरिता था। सरिता के पति को जब यह बात पता चलती है, जो महिला मरी थी उसका नाम माया था। माया के पति संतराम को जब यह बात पता चलती है तो गांव आदमपुर में कोहराम मच जाता है। कोहराम मचने के बाद गांव आदमपुर से कुछ लोग उन्नाव जिले गांव टनोई में आते हैं और टनोई में आने के बाद वह पुलिस को सारी वारदात बताते हैं कि मेरी पत्नी अपने मायके आई हुई थी और मायके के बाद वह अपनी बहन के घर आई और जब से वह लापता है। पत्नी की लाश को देखकर पति रोने लगता है और बच्चा बिलख बिलख कर रो रहा था, अपनी माँ को पुकार रहा था। लेकिन संतराम को धैर्य रखा। संतराम को पुलिस ने समझाया, आसपास के लोगों ने समझाया। इस केस की छानबीन चल रही थी। गौरी शंकर को पुलिस ने हिरासत में लिया। हिरासत में लेने के बाद गौरी शंकर से पूछताछ की गई। पूछताछ में गौरी शंकर ने अपना जुर्म कबूल किया। एक बच्चे की माँ से एक पत्नी को उसके पति से अलग कर उसने एक धारदार चीज़ से उसकी हत्या कर दी। निर्मम हत्या के बाद बच्चा अब किसके सहारे जिएगा? बच्चे की जान तो माँ में होती है और माँ की जान एक बच्चे में होती है। अब उस माँ की जो आत्मा है वह अपने बच्चे के लिए भटकती रहेगी और बच्चे की आत्मा अपने माँ के लिए भटकती रहेगी। पुलिस ने गौरी शंकर को कब्जे में लिया। कब्जे में लेने के बाद उसे जेल भेज देती है और जेल भेजने के बाद उस पर मुकदमा दर्ज करके उसे उम्र कैद की सज़ा सुना दी जाती है। दरअसल उम्र कैद की तो सज़ा वो काट लेगा, लेकिन बच्चा अपनी माँ के बिना पूरी ज़िंदगी कैसे काटेगा और कैसे बिताएगा?
उसके लिए तो पूरी ज़िंदगी पहाड़ के समान खड़ी है। आखिर किया तो किया क्या जाए। बच्चे से उसकी नानी पूछती है कि तेरी माँ का कातिल कौन है, तेरी माँ को किसने मारा है। तो करीबन 2.5 या 2 साल का या 3 साल का बच्चा क्या बोलेगा। उसने अपने लफ्ज़ों में अपने मौसा का नाम लिया कि मौसा ने मारा है। एसएचओ ने उसकी नानी से कहा कि आप परेशान मत हो, गौरीशंकर को कब्जे में लेकर पुलिस ने जेल भेज दिया है। और जो उसका माया का पति है संतराम, उससे पुलिस कहती है कि बच्चे की गवाही बहुत है, अब इसे उम्र कैद हो जाएगी। बाकी को सब कुछ छोड़ दिया जाता है। पुलिस इस केस की छानबीन करती है। छानबीन के बाद यही सबूत मिलते हैं। तो दोस्तों, उस व्यक्ति ने ना कि उस औरत की ज़िंदगी बर्बाद की है, उस जो औरत की ज़िंदगी तबाह की है, ना कि उससे जुड़ी सैकड़ों ज़िंदगियाँ तबाह हो गई हैं। उस बच्चे की ज़िंदगी, उसके पति की ज़िंदगी और उसके पति के परिवार की ज़िंदगी, उसका तो ससुराल ही बर्बाद हो गई है। अब कौन उस बच्चे को अपनाएगी या कौन उसे सगी माँ जैसा प्यार देगी, यह वाक्य बना रहेगा और बना हुआ है। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को हैरान करना या किसी को परेशान करना नहीं है, केवल आपको सचेत करना और सावधान करना है कि ऐसी घटना को अंजाम देने से पहले 4 बार सोचो और ऐसी घटना को अंजाम मत दो जिसमें लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद हो, लोगों की ज़िंदगियां तबाह हो। ये गलत है। केवल आपको इस कहानी के माध्यम से सचेत करना है और सावधान करना है। अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।